दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रनॉमिक्स के आज के संपादकीय में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से आर्टिकल 2 हम डिस्कस करने वाले हैं, वो पर्टिकुलरली इकोनॉमी जो है उसके पोर्शन से, यानी कि आपका जो जीएस का पेपर 3 है, इसके सिलेबस के साथ कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस रिवीजन किया गया है। दूसरा जो है वो बजट के बारे में बात करता है कि प्रोमिसेस जो किए जाते हैं ओवर प्रैक्टिस, मतलब किस प्रकार से उसको लागू किया जाता है। तो उसमें जो है ऑथर्स कंपेयर करके बात कर रहे हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। ये आपके मेंस के हिसाब से भी रेलेवेंट है, इसमें जो हम एनालिसिस करने वाले हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दोस्तों, डेटा और जो फैक्ट्स निकल के आएंगे वो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा जो अभी होने वाली है जून के महीने में यूपीएससी के द्वारा, उसके लिए भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल है द हिंदू का, सीपीआई बेस रिवीजन एक्सरसाइज मेजर्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ। तो ऑथर जो है वो है सेक्रेटरी मॉस्पी के, यानी कि एक आईएएस अधिकारी, उन्होंने ही जो है इंट्रोड्यूस किया है इस आर्टिकल को, उन्होंने ही ऑथर किया इस आर्टिकल को। ऑफिसर हैं ये उड़ीसा कैडर के, और उनको एक्सटेंशन दिया गया था 1 साल का, जो इस साल जून जुलाई तक है। उससे पहले जो है ये यूआईडीआई और इन सब चीजों में जो है इन मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए थे। चलिए ओपन कैसे करते हैं। ऑथर कहते हैं कि इट विल बी बेटर ट्रेस हाउ प्राइसेस शेप डेली लाइफ एंड पॉलिसी डिसीजंस। ये किस प्रकार से जो है हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और मत भूलिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो भी भारत में इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए सीपीआई का इस्तेमाल करती है, और उसी आधार पे जो है पॉलिसी सेट करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए, तो ऑथर कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है एक काफी पुराना क्लोजली वॉच्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है उसमें शामिल है। और बहुत लोग जो है उसको फील करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रूटीन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के अंदर, कि चाहे हम देख लें, हम खाना खरीदें, फूड हो गया, फूड आर्टिकल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गया, किचन में जितनी यूज होने वाली रोजमर्रा की चीजें हो गई, क्लोथिंग हो गया, इन सब में हम देखते हैं कि दोस्तों जो भी प्राइसेस में चेंजेस आते हैं वो हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि सीपीआई कैप्चर करता है इस रियलिटी को, इन प्राइसेस को ट्रैक करके, गुड्स के एंड सर्विसेज के, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दोस्तों उसमें हम गुड्स भी इंक्लूड करते हैं, साथ साथ जो है सेवाएं यानी कि सर्विसेज भी यूज करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है आप रोज जो है उनको उनको यूज कर रहे हैं, तो उसके प्राइसेस जो है आपको अफेक्ट करते हैं कि प्रीपेड का रिचार्ज आप जो करवाते हैं कितने का होता है, या जो आपका पोस्टपेड का बिल आता है कितना आता है, बैंकिंग सेवाएं आप यूज करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन है ना दोस्तों, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या और भी कहीं आप ट्रैवल करते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप जो है स्टूडेंट लाइफ में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप ट्रैवल करते हैं, तो वो सारी एक चीजें जो है आपको आपको अफेक्ट करती हैं। तो ऑथर कहते हैं कि ये गुड्स और सर्विसेज जो हैं इनके प्राइसेस को ट्रैक करता है हाउस होल्ड के, जो हाउस होल्ड रेगुलरली कंज्यूम करते हैं जिन गुड्स को और जिन सर्विसेज को, है ना, टर्निंग एवरीडे एक्सपीरियंस इनटू एन ऑफिशियल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, के इस तरह से आधिकारिक रूप से मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को नापा जाता है, उसको मेजर किया जाता है। तो कॉमन मैन के लिए, कॉमन सिटीजन के लिए सीपीआई जो है इट्स लाइक अ क्वाइट मिरर, एक शांत ऐसे खड़ा हुआ शीशे की तरह है जो दिखाता है कि डेली लाइफ को कैप्चर करता है, जिसमें कैसे बदलती हुई कॉस्ट जो है बेसिक चीजों की, जैसे फूड ऑन द प्लेट, रेंट फॉर योर हाउसिंग, है ना, रूफ ओवर द हेड एंड फ्यूल फॉर जर्नी टू वर्क, इन सबको कैप्चर करता है। फिर ऑथर कहते हैं देखो, दिस इज मोर देन अ सिंपलर नंबर, कि सिर्फ एक ये आंकड़ा नहीं है, सिर्फ एक ये नंबर नहीं है, ये इससे आगे बढ़ के है। कहते हैं कि ये दिखता है सिर्फ एक नंबर के तौर पे, बट ये इट स्पीक्स फॉर हाउस होल्ड, गाइडिंग इनकम, सोशल सिक्योरिटी एडजस्टमेंट, ताकि जो लाइफ की एसेंशियल चीजें हैं वो इंसान की, कॉमन व्यक्ति की, कॉमन नागरिक की, आम नागरिक की जो है पहुंच के अंदर रह पाए। इस हिसाब से हमें सीपीआई को देख के क्या करना पड़ता है, पॉलिसी जो है उसको डिजाइन करना पड़ता है। तो कहते हैं जो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो होता है, वो जो मैं बता ही चुका हूँ कि प्राइमरी इंडिकेटर है भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, गाइड जो बन के उसके डिसीजंस में एक्ट करता है कि कैसे जो है रेपो रेट को बढ़ाया या घटाया जाए, कि हमें इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए ज्यादा अभी मेहनत करनी पड़ेगी, या इन्फ्लेशन ठीक चल रहा है और हम ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो है रेट को घटा सकते हैं, मार्केट में पैसा, लिक्विडिटी जो है उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। फिर कहते हैं कि इन्फ्लेशन, अच्छा देयरफॉर कहते हैं कि इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट क्या करता है, रियलिटीज, पॉलिसी रिस्पॉन्ड बेटर टू व्हाट पीपल आर ट्रूली एक्सपीरियंसिंग, कि ये जो पॉलिसी है जहाँ पे पूरा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो अपने काम को कर रही है, कि वो पॉलिसी जो है वो बेहतर और रिफ्लेक्ट कर सके रियलिटी को।
तो कहते हैं इसलिए इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट अबाउट प्राइसेस गोइंग अप, कि सिर्फ दाम ऊपर जा रहे हैं उसके ऊपर नहीं है, साथ साथ ये जो है इस बारे में भी है कि प्राइसेस कैसे जो है हाउस होल्ड के बजट को, कि मान लो लेट्स सपोज एक हाउस होल्ड जो है वो महीने का 50,000 रुपए कमा रहा है, तो उस 50,000 रुपए में से कितना वो जो है सेव करेगा, कितना सेव कर पाएगा रादर, और कितना जो है उसको स्पेंड करना पड़ेगा अपनी जो कहते हैं ना कि डेली रूटीन रोजमर्रा की चीजें जो है उन सबके खर्चे को चलाने के लिए। तो कहते हैं इन्फ्लेशन जो है इसके बारे में भी बात करता है, या इन्फ्लेशन इसके बारे में भी है। फिर कहते हैं कि दिस इज वाई, ये इंश्योर करना कि जो इंडेक्स है इसको मेजर करने का किसको, कि इन्फ्लेशन कितनी चल रही है और हम किस हिसाब से उसको पॉलिसी के लेवल पे टारगेट कर रहे हैं या उससे हम डील कर रहे हैं। जरूरी हो जाता है कि हम ये जो इंडेक्स है ये रिफ्लेक्ट करे जो आज की मौजूदा करंट बास्केट है उसको। तो ये कहते हैं कि इसीलिए हमने इसको अपडेट किया है। पहले ये 2012 में बनाया गया था बास्केट, अब इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया गया है 2024, जो इसका नया क्या है, बेस ईयर है, जो नया इसका बेस ईयर है। ठीक है, तो कहते हैं कि इसलिए कहते हैं ऑथर कहते हैं कि इसलिए जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी उतने रेलेवेंट होने चाहिए, वो उतने इंपॉर्टेंट हैं जैसे ट्रैक करना प्राइसेस को। जितना प्राइसेस को इंपॉर्टेंट है ट्रैक करना, उतना ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जो आम नागरिक है वो कंज्यूम करके आ रहा है। ठीक है, कंज्यूम करके आ रहा है, वो सारा कुछ जो है आपके इन्फ्लेशन के इंडेक्स के अंदर शामिल होना चाहिए, उसकी बास्केट में होना चाहिए। तो कहते हैं इसी कंटेक्स्ट में जो भारत का ऑनगोइंग सीपीआई बेस अपडेशन है फ्रॉम द ईयर 2012 से 2024 मस्ट बी सीन, इस हिसाब से देखना चाहिए कि सिर्फ प्राइसेस को ट्रैक करने की बात नहीं है, उसके साथ साथ जो ये एक ऐसे हम बास्केट बना देते हैं, हम कहते हैं एक ऐसा बास्केट जिसके अंदर वो सारी गुड्स हैं, वो सारी सर्विसेज हैं, है ना। फर्दर ऑथर क्या कहते हैं कि इस बेस रिवीजन में आखिरी बार जब ये बेस रिवीजन हुआ था इकोनॉमी तब से लेके मतलब 2012 से लेके अभी तक 2024 जो इन्होंने अब नया बेस ईयर किया है, चलिए अब हम 26 में है, तब तक काफी चीजें जो हैं वो उनमें सिग्निफिकेंटली बदलाव आ चुका है। अर्बनाइजेशन बढ़ा है, सर्विसेज के अंदर एक्सपेंशन है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके चलते जो लोगों की खरीदने की हैबिट्स हैं, जिस प्रकार से लोग खरीदारी शॉपिंग करते थे उसमें चेंज आया। और ये बहुत बड़ी बात है कि 2012 में आप देखिए इतना ज्यादा हम ऑनलाइन पेमेंट्स या यूपीआई या जो आप कहते हैं ना स्कैन एंड पे, कि अब तो लोग 20-20 रुपए की 10-10 रुपए की पेमेंट्स जो हैं वो भी जो है इनफैक्ट प्रेफर करते हैं कि स्कैन करके ही करके खत्म करें। कौन जो है छुट्टे पैसे या कौन जो है खुले पैसे लेकर घूमता है आज की डेट में, है ना, मतलब कम हो गया काफी। तो कहते हैं ऑथर कि इसी के चलते हाउस होल्ड की स्पेंडिंग जो है वो काफी डाइवर्सिफाई हो गई है। तो फिर कहते हैं कि जो 2024 का नया सीरीज है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, देयरफॉर उसने इसको अपडेट किया है यूज करते हुए लेटेस्ट जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है 2023-24 का, कि इस लेटेस्ट सर्वे से उसने जो है वो डेटा सारा उठाया है कि किस प्रकार से हाउस होल्ड जो है कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर जो है करते हैं और किन चीजों को डालने की जरूरत है इस बास्केट के अंदर। तो कहते हैं जैसे लोगों की प्रेफरेंसेस और उनका जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा करने की हैबिट है, वो चेंज होती है समय के साथ साथ। तो जो वेटेज दिया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट के अंदर अलग अलग गुड्स को और सर्विसेज को, उसको भी एडजस्ट करना जरूरी है और उसको भी एडजस्ट किया गया है। जैसे हम दोस्तों देखते थे कि जो पिछला जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसमें सबसे ज्यादा वेट था फूड एंड बेवरेजेस को, है ना, दैट वाज ओवर 40%, 45 to 48% जो है, मोर देन 40% वेट किसका था, फूड एंड बेवरेजेस का। अब इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज किया है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए हैं। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि देखिए इसी साथ साथ आउट आइटम्स जिनके ऊपर हाउस होल्ड अब ज्यादा खर्च करता है उनको थोड़ा ज्यादा वेट दिया है, और जहां पे थोड़ा भाई हमें दिख रहा है कि कम शेयर जो है हाउस होल्ड का, मतलब अगर वो 100 रुपए खर्च रहे हैं तो 100 रुपए में से अगर वो जैसे मान के चलिए पहले शायद 50 रुपए खर्च रहा था जहां पे, अब वहां वो 50 की जगह शायद 30-35 रुपए खर्च रहा है, तो उसको थोड़ा वेट वहां पे कम कर दिया गया उस चीज का। ठीक है, और जहां पे मान लो वो पहले 10-15 रुपए खर्च रहा था अब वो 30-40 रुपए खर्च रहा है, वहां पे शेयर उसका वेट जो है उसका बढ़ा दिया गया है किसके अंदर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। तो इससे क्या कहते हैं कि ये इंश्योर करता है कि सीपीआई मेजर करे प्राइस चेंजेस को दैट रियली अफेक्ट द हाउस होल्ड बजट। कि देखो अगर मान लो मैं 100 रुपए में ब्रेक कर दूं कि मेरी जो मैं कमा रहा हूँ 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, मान लो मैं 100 रुपए में ब्रेक करता हूँ कि 100 रुपए में से मैं जो है 30 रुपए अपने खाने पे खर्चता हूँ, रेंट जो है वो उस पर मैं खर्चता हूँ लेट्स सपोज 40 रुपए। ठीक है, बचे 30 रुपए, उसमें से जो है 30 में से मैं लेट्स सपोज 15 रुपए जो है कहीं शॉपिंग पे या उस पर खर्चता हूँ, 15 रुपए में सेव कर लेता हूँ।
तो ये कहते हैं कि ये किस प्रकार से ये हाउस होल्ड जो है से वो खर्चा कर रहा है और किस प्रकार से इसके वेट्स हैं वो इन सिंक होने चाहिए, वो रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हाउस होल्ड कहाँ पे कैसे खर्च कर रहा है। और अगर जैसे मान लो फूड, हाउसिंग, इसका रेंट, इसके प्राइसेस में अगर कुछ गिरावट या बढ़ावट बढ़ता है, ये तो कैसे हाउस होल्ड को वो अफेक्ट करता है, वो रियलिटी में सीपीआई जो है वो रिफ्लेक्ट करे, ये हमारी कोशिश रही है। तो कंजम्पशन बास्केट कहते हैं हैज आल्सो बीन अपडेटेड, क्या करने के लिए, टू रिफ्लेक्ट जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जैसे ग्रोइंग जो अब स्पेंडिंग है लोगों की देखी जा रही है सर्विसेज के ऊपर, ड्रिवन बाय राइजिंग इनकम एंड उनके बदलते हुए जीवन शैली जो है, लाइफस्टाइल जो है। फिर फर्दर ऑथर कहते हैं कि अपडेटिंग द वे दैट सीपीआई इज कैलकुलेटेड इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज अपडेटिंग के वो मेजर क्या करता है, व्हाट इट मेजर्स। ठीक है, मतलब जो जो गुड्स और जो जो सर्विसेज वो मेजर कर रहा है। तो कहते हैं कि जो रिवाइज सीपीआई है वो ज्यादा हमने उसको मतलब अलाइन कर दिया गया है उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ। इसमें बेसिकली हम मान के चलते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस के स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं, है ना, वाइल रिटेनिंग फीचर्स जो भारत के स्पेसिफिक हैं। मतलब इसको थोड़ा क्या कर दिया, इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, इंटरनेशनली इन्फ्लेशन जिस प्रकार से मेजर की जाती है उसके साथ भी अलाइन कर दिया, लेकिन भारत के स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो भी हमने इसमें रिटेन की हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इससे एक तो आसान हो जाएगा दोस्तों कि हम भारत की इन्फ्लेशन जो है वो बाकी कंट्रीज के साथ जो है कंपेयर कर सके, क्योंकि एक बात ध्यान में रखो, जब हम जीडीपी कंपेयर करते हैं, जब हम इकोनॉमी कंपेयर करते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ कंपेयर करते हैं भारत की बाकी देशों के साथ, तो हम उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बात होती है कि इन्फ्लेशन जो है उसको नलिफाई, उसको एडजस्ट कर देते हैं। तभी असली मायने में पता चलता है कि कौन सी कंट्री जो है वो किस हिसाब से कैसे ग्रो कर रहा है, भारत कहाँ जो है स्टैंड करता है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से कहते हैं कि हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से ये जो है क्यों मैटर करता है, क्योंकि इससे पॉलिसी मेकर जो है उनको ये समझने में आसानी होती है कि प्राइस चेंजेस जो है भारत में वो कैसे एक तो ग्लोबल पिक्चर में फिट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, विदाउट लूजिंग साइट ऑफ हाउ इट अफेक्ट्स और व्हाट अफेक्ट्स डेली लाइफ, के मतलब भारत में डोमेस्टिकली जो है किस प्रकार से वो चीजें लोगों को अफेक्ट कर रही हैं। फिर ऑथर कहते हैं कि डेटा कलेक्शन जो है सीपीआई का उसको भी अपग्रेड किया है कि कौन कौन सा जो डेटा उसमें कैप्चर किया जाता है। कहते हैं किस लिए, टू कीप पेस कि कैसे लोग जो हैं वो खरीदारी करते हैं और कैसे जो है मतलब वो स्पेंड कर रहे हैं आज की डेट में। तो कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट सर्वे जो थे दे स्टिल ट्रैक प्राइसेस, पर्टिकुलरली किसके लिए, फूड के लिए, अदर एसेंशियल्स के लिए। और अब कहते हैं जो 2024 वाला जो ये अब नया अपडेट किया है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो भी चीजें जहां पे वो ऑनलाइन प्राइसेस जो हैं आइटम्स के, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज, एयर फेयर एंड सर्टन अदर सर्विसेज, कि इसको भी जो है कैप्चर करना, इसको भी जो है ऐड करना, उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कहते हैं कि अ वाइडर डेटाबेस, कि अब हमने क्या किया है, डेटा जो कैप्चर हम कर रहे हैं उसको कोशिश की है कि और पहले के मुकाबले ब्रॉड किया जाए। तो कहते हैं कि जो कंप्यूटर असिस्टेड प्राइस कलेक्शन है ना, नए सीरीज में उसने रिड्यूस कर दिया है मैनुअल एरर के स्कोप को, कि गलतियां कम होंगी और रियल टाइम चेक्स जो हैं उसमें जल्दी हो पाएगा, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी डेटा की, और टाइमलीनेस जो है प्राइस डेटा का वो भी इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए जब कंप्यूटर असिस्टेड है, रियल टाइम में जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं चीजों को तो उसमें जल्दी हो पाता है, रियल टाइम में ज्यादा हो पाता है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कहते हैं एक तो बात आई क्वालिटी, दूसरा बात आई टाइमलीनेस, सीपीआई का मैटर करता है क्योंकि ये शेप करता है जिस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग में। क्योंकि आप देखिए आरबीआई की जो एमपीसी है वो क्या करती है, वो हर 2 महीने के अंदर एवरी 2 मंथ्स वो जो आके मीटिंग करती है और किसके हिसाब से देखती है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसा चल रहा है, उस हिसाब से तय किया जाता है कि रेपो रेट को क्या करना है, छेड़ना है या कांस्टेंट रखना है या बढ़ाना है या घटाना है ना। तो ऑथर कहते हैं कि एक तो ये डिसीजन जो है वो टच करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की, कि लोन जो है वो कितना, उस पर ब्याज दर कम होगा ज्यादा होगा, हाउ मच सेविंग्स ऑन, के सेविंग्स पे कितना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड कैसे बढ़ते हुए कीमतें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं घरों के बजट को, यानी कि आम नागरिक के बजट को, हाउस होल्ड बजट को। तो कहते हैं इन द न्यू बेस ईयर, जो नया बेस ईयर है अभी ये 2024 वाला, सीपीआई ड्रॉ कर रहा है मोर ऑन ऑफिशियल डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज,
railway fares, postal charges, fuel prices and items sold through public distribution system. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? These numbers are captured with greater precision by mitigating the chances of errors, bias that can occur in market survey. के सरकारी डेटा और जो है उसके अंदर क्या करेगा ऑथर के हिसाब से कि और चीजों को जो है ऑथेंटिक बनाने में मदद करेगा नए सीरीज के अंदर। फिर कहते हैं दिस इंटीग्रेशन ऑफ सर्वे डेटा साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, डिजिटल प्राइस सोर्सेज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट जो पिछले वाले में मिसिंग था, है ना, और प्रोवाइड कर रहा है एक ज्यादा रिलायबल पिक्चर कि कैसे प्राइस जो है, कैसे जो दाम है वो चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं कि जो मैसिव इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है इसके पीछे इज ऑल्सो वर्थ नोटिंग, मतलब जो पूरा का पूरा इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ और साथ साथ पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो एफर्ट रहा है वो भी कहते हैं वर्थ नोटिंग है। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस फील्ड ऑफिसेज, स्टैटिस्टिकल डिविजन, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट बॉडीज। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इसको हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ भी अलाइन किया। तो कहते हैं प्रोसेस इन्वॉल्व करता है बहुत भयंकर भारी भरकम स्क्रूटिनी मेथोडोलॉजी का, टेस्टिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव जो भी मौजूद है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, कंसल्टेशन अर्थशास्त्रियों के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ और जो डोमेन स्पेशलिस्ट हैं। डोमेन स्पेशलिस्ट मतलब जो इन्फ्लेशन और ये सारा इसके अंदर जो है जिनकी एक्सपर्टीज है। तो कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, मॉस्पी जो है, उसने एंगेज किया अलग अलग एक्सपर्ट ग्रुप्स के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी चेंजेस लेके आए जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, समझने के लिए आसान हो और जो उनकी मेथोडोलॉजी है वो जो है वो बढ़िया हो, वो इट शुड बी साउंड। ठीक है, मतलब ये कैसा हो, द बेस्ट पॉसिबल जो भी हम ऑल्टरनेटिव्स में से जो है पिक कर पाए इसमें। तो कहते हैं इवन विद द अपडेट्स टू द बास्केट, अपडेट टू द वेट्स उनके अंदर एंड डेटा सोर्सेज, सीपीआई कीप्स इट्स कोर पर्पस। क्या है कोर पर्पस? कि कैप्चर करना प्राइस चेंजेस को फ्रॉम अ हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड किस प्रकार से देखता है कि प्राइसेस जो है मार्केट में, दाम जो है वो किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूटी मैटर करती है क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कंपेयर करने के लिए प्राइसेस को ओवर टाइम, के हम देखते हैं कि हाँ अच्छा महंगाई अभी इतनी चल रही है, पहले जो है इतनी थी, इतना उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, इतना इजाफा देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं इन अदर वर्ड्स इंडेक्स इज बीइंग इम्प्रूव्ड विदाउट लूजिंग कनेक्शन टू एवरीडे लाइफ सो दैट इट रिमेन्स अ रिलायबल गाइड फॉर पॉलिसी मेकर्स, ताकि जो है पॉलिसी मेकर्स, खास तौर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डिजाइन जो इसको मॉनिटर करके, सीपीआई को मॉनिटर करके डिसाइड करता है कि रेपो रेट किस हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए फिर कंक्लूजन पे बढ़ते हैं और कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट इफ वी टेक द थिंग्स, तो कहते हैं सीपीआई हमें रिवाइंड करता है कि बिहाइंड एवरी स्टैटिस्टिक, है ना, जो बात मैं भी कहता हूँ कि नंबर सिर्फ नंबर नहीं होता, वो नंबर अपने आप में जो है एक पूरी कहानी जो है उसको दर्शाने की क्षमता रखता है। तो कहते हैं ये एक नंबर जो है ये लिव्ड एक्सपीरियंस है मिलियंस का, एंड दैट नंबर्स अल्टीमेटली आर अबाउट पीपल, कि ये नंबर जो है अल्टीमेटली ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारे भारत के लोग हैं, जो लोग रह रहे हैं, वो किस हिसाब से जो है स्पेंड करते हैं, किस हिसाब से सेव करते हैं, कैसे जो है वो अपने फैमिली के बजट को प्लान करते हैं। तो इट क्वाइटली ट्रेसेस, क्या कहते हैं कि कैसे जो प्राइसेस हैं शेप कर रहे हैं डेली लाइफ को, इन्फॉर्म कर रहे हैं पॉलिसी डिसीजन को, एंड थ्रू द ऑनगोइंग बेस रिवीजन एक्सरसाइज मॉस्पी ने क्या इंश्योर किया है कि सीपीआई जो है वो एक्यूरेट भी रहे, अप टू डेट भी रहे। 2012 तो बहुत पुराना हो गया था, अब आपने जो है 12 साल इसको और आगे लेके आप आए हो, 2012 से 2024 में, तो आपने इसको अपडेट किया है एक्यूरेट रखने के लिए। अपडेशन दोस्तों जरूरी होता है क्योंकि देखो ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद 2012 में हम नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, उनका यूजेज उतना नहीं था, अब जो है उनका यूजेज बढ़ गया या हमने नई चीजें कुछ ऐड कर दी हैं, प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी हैं, है ना। तो अप टू डेट एंड कंसिस्टेंट ओवर टाइम, ताकि इट रिमेन्स नॉट जस्ट अ नंबर बट ऑल्सो ट्रू मिरर, के एक सही मायनों में जो है एक शीशा जो है, एक आईना बन के जो है कैप्चर करे रियलिटीज को जो मिलियंस या बिलियंस लोग फेस करते हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीपीआई बेस रिवीजन के ऊपर बात की गई है। ठीक है, तो इसमें देखो आपकी जो मेंस के लिए ना एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि सीपीआई जो है बेस रिवीजन या ओवरऑल बेस रिवीजन एक्सरसाइज जो है उसका क्या फायदा या क्यों की जानी चाहिए, तो वो सारा आपके लिए रॉ मटेरियल जो है यहाँ से निकलता है।
तो प्लीज मेक श्योर आप जो है इसके क्विक नोट्स, अपने क्रिस्प नोट्स जो है जरूर बना लें। चलिए अब बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। ये दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है, प्रॉमिस ओवर प्रैक्टिस। ठीक है, ये बेसिकली बात कर रहा है कि हर साल बजट जो है उसमें बहुत सारे सरकार के द्वारा प्रॉमिस जो है वो किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा फैनफेयर, बड़ा हल्ला गुल्ला होता है बजट जब सारा अनाउंस हो रहा होता है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जब स्पीच दे रही होती हैं तो सारा हर तरफ जो है उसकी लाइव कवरेज हो रही होती है। हमने भी जो है इकोनॉमिक्स और बजट के बारे में वीडियोस बना रखे हैं। पर ये कहते हैं उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद तो सब लोग भूल जाते हैं। उसके बाद कैसे इम्प्लीमेंटेशन में उतरता है वो तो जो है ध्यान नहीं रखता कोई। तो ये उसी चीज को कह रहे हैं कि देखो हम यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू ट्रैक द स्पेंड्स, कि कैसे जो है ये बजट आगे खर्च इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑथर जो है राजीव कुमार और समृद्धि प्रकाश, दोनों जो हैं दे आर फ्रॉम द पहले इंडिया फाउंडेशन। और डॉक्टर राजीव कुमार जो हैं ये पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के, और इन्होंने ये पहले इंडिया फाउंडेशन एक नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक जो है इसको स्टैब्लिश किया था 2013 में। ठीक है, साथ साथ इससे पहले ये सर्व कर चुके हैं एज इकोनॉमिक एडवाइजर विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1991-1995 के बीच में, और फिर वाइस चेयरमैन जो है 2017 में विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल्स हैं। और ये दूसरे जो मैडम है ये भी रिसर्च एसोसिएट हैं इसी पहले इंडिया फाउंडेशन के साथ। चलिए शुरुआत कैसे करते हैं। प्रॉमिस ओवर प्रैक्टिस टाइटल है संपादकीय का। यहाँ पे कहते हैं हर साल बजट जो है वो प्रेजेंट करता है सरकार का मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल डॉक्यूमेंट। कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसके बहुत सारे परिणाम, बहुत सारे जो है कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो निकल के आएंगे, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट होने का पोटेंशियल रखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं बजट मेकिंग जो है वो एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि फोरसाइट है। फोरसाइट जो इट इज इन फोरसाइट है ना, ध्यान में रखते हुए आगे किस प्रकार से चीजें रहेंगी, प्रायोरिटाइज करना कहाँ खर्चा करना है, और फिस्कल डिसिप्लिन सरकार का। पर कहते हैं कि जब हम एक क्लोज लुक लेते हैं एट व्हाट हैपेंस आफ्टर द बजट, मतलब अब ये बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स तो सारी हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, मतलब आप उसको जो है जमीन पे आप उसको जो है ऑन ग्राउंड किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि बजट जो है पास तो हो जाता है ना, और ये दिखाता क्या है जब हम थोड़ा क्लोजली थोड़ा देखें उसको, इट रिवील्स अ ग्रोइंग डिस्कनेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि जिस प्रकार से जो है प्रॉमिस जो होता है और जो प्रैक्टिस में उतर के आता है उसके बीच में जो है एक डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इंक्रीजिंगली दिखाई पड़ रहा है कि बजट अपीयर्स लेस लाइक अ बाइंडिंग फिस्कल कमिटमेंट सरकार के ऊपर, कि सरकार के ऊपर ये उतनी बड़ी एक बाइंडिंग एक फिस्कल कमिटमेंट नहीं है पैसे को लेके, बट मोर लाइक एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, कि सरकार जो है उसका इंटेंट क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, भाई ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके है ना, इन सेक्टर्स को ग्रो करना चाहते हैं, कि उसका एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग कहाँ से, कि उसमें जो है पैसे की बात आ जाती है। तो कहते हैं अगर एलोकेशन जो है अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट आर नॉट फॉलोड थ्रू इन एग्जीक्यूशन, अगर फ्लैगशिप स्कीम्स जो हैं वो सिर्फ ट्रैप होके रह जाएं सरकारी फाइल्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी की फाइल्स के अंदर अनाउंस होने के काफी समय के बाद भी, तो ये पूछना जरूरी नहीं आता कि पर्पस क्या है बजट का। अगर सरकार जो है उससे बाउंड ही नहीं है, मतलब आपने क्या किया, आप आए, आपने पार्लियामेंट में अनाउंस किया, बजट जो है पास हुआ, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद कितना जो है ढंग से एग्जीक्यूट हुआ ये भी तो पूछना जरूरी है। अगर जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ तो फिर यहाँ अनाउंसमेंट वाली जो स्टेज थी इसका क्या पर्पज है, ये पूछना जरूरी नहीं है। तो कहते हैं व्हाट्स हैपनिंग टू फ्लैगशिप स्कीम्स, के कुछ ये डेटा प्रोवाइड करते हैं पिछले 2-3 साल के अंदर का, और ये टेबल कहते हैं कंपेयर कर रहा है बजट एस्टिमेट्स विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट ऑफ मेजर स्कीम्स इन 2025-26 एंड द पैटर्न इज रिवीलिंग। मतलब पैटर्न के अंदर क्या आते हैं, कहते हैं कि दो मेजर फाइंडिंग्स निकल के आती हैं। ठीक है, मैं ये टेबल अटैच किया हुआ है आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, पहली फाइंडिंग क्या निकल के आती है, कि जो ये स्कीम्स हैं जो दैट आर सेंट्रल टू लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ ध्यान देखना दोस्तों, ये मेंस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जैसे कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी इसमें, बताओ जरा। इसमें आ जाएगा एजुकेशन, इसमें आ जाएगा हेल्थ। ठीक है, कि जिसके ऊपर हमें लंबे समय तक देखने को मिलता है कि इस ये लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं, है ना।
लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कहते हैं जल जीवन मिशन, हाउसिंग स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का एग्जांपल दिया जाएगा इसके अंदर, या सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, अर्बन प्रोग्राम्स, ये ऐसे वाली जो स्कीम्स हैं कह रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो है इनका जितना पैसा एलोकेट किया गया था उतना खर्च नहीं हुआ, मतलब दे अंडरशूट देयर बजटेड एलोकेशंस ऑफन बाय लार्ज मार्जिन, कि जितना आपने अनाउंस किया जब आप बजट पेश कर रहे थे और जितना एक्चुअली में खर्च हो पाया, जितना स्पेंड हो पाया और जो उसका जो है आउटकम में उतरा जमीन पे, वो जो है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू दिस अमाउंट। और ये छोटा मोटा कम नहीं, ये कह रहे हैं अच्छे खासे मार्जिन से। ठीक है, दूसरा, अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, ये देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जल जीवन मिशन की बात करें तो ये रहा एलोकेशन और ये रहा यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये देखो 67,000 करोड़, ये करोड़ में है, 67,000 करोड़ जो है एलोकेट किए गए थे, यूटिलाइज कर पाए केवल 17,000 करोड़। मतलब अच्छा खासा जो है इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एलोकेशन 2025-26 ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो, यूटिलाइजेशन 25-26। ठीक है, कितना डिफरेंस है इसके अंदर। फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, जो ग्रामीण कंपोनेंट है, इसमें देखो यहाँ पे ये वाला डेटा 54,000, तकरीबन कह लो 55,000 करोड़ जो है वो एलोकेट हुए, खर्च हुए सिर्फ, यूटिलाइज किए सिर्फ 32,500 करोड़ रुपए। अच्छा खासा जो है हमें देखने को मिल रहा है कि चीजें जो है वो गैप में है। ठीक है, पहली बात। दूसरा देखो, कहते हैं एक तो ये, दूसरा कहते हैं कि जैसे जब हम बात करते हैं ऐसे वाले एक्सपेंडिचर्स की, जैसे सब्सिडीज, तो कहते हैं सब्सिडीज में क्या हो रहा है, जितना आपने एलोकेट किया था उससे कहीं ज्यादा आपने एक्चुअली में स्पेंड किया है। ठीक है, कि कह रहे हैं क्या, देखो जैसे सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी का एग्जांपल देते हैं ऑथर्स, कहते हैं कि वंस अगेन ओवरशूट देयर एस्टिमेट्स, जहां पे यूरिया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज टुगेदर अब्सॉर्बिंग फार मोर फिजिकल स्पेस देन प्लान, कि जितना एलोकेशन के समय पे सोचा गया था उससे बहुत अधिक जो है इन पे अल्टीमेटली खर्च हुआ। जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये रहा फर्टिलाइजर सब्सिडी। ठीक है, ये 1,67,000 करोड़ था इसके ऊपर, और इसके ऊपर खर्चा हुआ कितना, 1,86,000 करोड़। दूसरा देख लो, फूड सब्सिडी, इस पे था 2 लाख करोड़, खर्च हुआ 2,28,000 करोड़। मतलब अमाउंट जो है वो काफी उससे ऊपर है जितना सोचा गया था एट द टाइम ऑफ एलोकेशन, और ये आया यूटिलाइजेशन। तो ये एक फाइंडिंग आई लॉन्ग टर्म ऐसे वाले एक्सपेंडिचर के लिए, जो आपका रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ रिलेट करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ रिलेट करता है। इसमें जो है एलोकेशन से कम खर्च हुआ और दूसरी तरफ सब्सिडीज पे एलोकेशन से ज्यादा खर्च हुआ। ठीक है, चलो, तो कहते हैं ऑथर के जो डाइवर्जेंस है, जो ये देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में फर्क, दोनों के बीच में अंतर एलोकेशन में और खर्चे में, ये एक्सीडेंटल नहीं है। ठीक है, कैसे, ये कह रहे हैं सब्सिडीज जो है दे आर एक तो ओपन एंडेड एंड डिमांड ड्रिवन, कि जितनी डिमांड है उस हिसाब से हमने खर्चा किया। जब प्राइस बढ़ता है या कंजम्पशन एक्सपैंड करती है तो ऑटोमेटिकली इन सब्सिडीज के ऊपर स्पेंडिंग जो है वो भी बढ़ जाती है, वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो आपने एलोकेट किए थे मान लो 1 रुपया एंड यू एंडेड अप स्पेंडिंग 3 रुपए। ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं दोस्तों, बाय कॉन्ट्रास्ट देखो क्या होता है, जैसे स्कीम्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन है या आवास योजना है। अब जैसे मान लो कि आवास योजना है, घर बना के दे रहे हो आप, तो इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी उसमें जरूरी होती है कि कितना आप कर सकते हो। आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है विभिन्न राज्यों के साथ, टाइमली अप्रूवल्स आने चाहिए, इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस होनी चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं तब यहाँ पे क्या होगा, जो आपने पैसा एलोकेट किया था वो जो है यूटिलाइजेशन में उतर के दिखेगा। ठीक है, कि इसको यूटिलाइज किया गया। जब ये कंडीशंस जो है ऑथर कहते हैं अगर ये मिस करती हैं तो अंडर स्पेंडिंग बिकम्स द डिफॉल्ट आउटकम, कि ये कंडीशंस नहीं है, मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, मान लो स्टेट जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी बंगाल के साथ जो है वो ममता बनर्जी ने सींग फंसा रखे हैं सेंटर के साथ।
तो वो वहां क्यों इम्प्लीमेंट होने देगी स्टेट अपने राज्य के अंदर? वो तो दिखाएगी कि हाँ देखो सेंटर जो है कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे लिए। तो उसमें नुकसान जो है वो इन रीजंस की वजह से किसका होगा? नागरिक का होगा अल्टीमेटली। और ये कहते हैं इसलिए क्या होता है कि अंडर स्पेंडिंग बिकम्स डिफॉल्ट आउटकम। फिर कहते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एक बड़ा शांत बट पावरफुल रीप्रियोरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, कि फिर पैसा जो है ना वो एक्चुअली में एलोकेट हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए, पर यहाँ पे यूटिलाइज तो हुआ नहीं, तो वो चला जाएगा फिर कहीं ना कहीं रीएलोकेट रीप्रियोरिटाइज होके स्पेंड हो जाएगा कहीं और जाके, जैसे कि सब्सिडी। ठीक है। और वो भी कैसे? नॉट थ्रू पार्लियामेंट्री डिबेट बट थ्रू एग्जीक्यूशन फेलियर। कि पार्लियामेंट्री डिबेट में नहीं ऐसा बोला गया कि हमें यहां से पैसा कम करके कहीं कहीं और जो है प्रायोरिटाइज करना है या रीप्रायोरिटाइज करना है। वो क्यों हुआ? एग्जीक्यूशन में क्योंकि प्रॉब्लम आई, फेलियर आया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है कहीं और चला गया पैसा। ठीक है। चलो फिर आगे कहते हैं कि फिस्कल प्रूडेंस अच्छी बात है, बट एट व्हाट कॉस्ट? फिस्कल प्रूडेंस का दोस्तों मतलब होता है कि सूझबूझ के साथ पैसा खर्च किया जाए, सूझबूझ के साथ, है ना। फिस्कल प्रूडेंस कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल धड़ल्ले से जहां मर्जी उठा के पैसा फेंक दिया। तो कह रहे हैं टू बी क्लियर दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ फिस्कल इनडिसिप्लिन, कि यहाँ पे ऐसा नहीं हम बोल रहे, ऑथर्स कह रहे हैं अपनी तरफ से कि सरकार ऐसा नहीं है कि फिस्कल इनडिसिप्लिन मतलब ऐसे कर रही है कि कहीं भी कुछ भी जो है अनाप शनाप बिना सोचे समझे खर्च कर रही है। सरकार ने अडेयर किया है टू फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ, अपने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया है, मैनेज किया है डेफिसिट्स को, डेट को, थोड़ी सावधानी के साथ। लेकिन फिस्कल प्रूडेंस जो ये आई है, इसमें ये किसके साथ आई है? एक स्ट्रक्चरल बायस के साथ। ये दोस्तों कीवर्ड है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चरल बायस का मतलब आएगा कि स्पेंडिंग में जिस प्रकार से हमें देखने को चीजें मिल रही हैं उसके अंदर। ठीक है। टूवर्ड्स सब्सिडीज अवे फ्रॉम ग्रोथ एनहांसिंग स्पेंडिंग के स्ट्रक्चरल बायस, एग्जीक्यूशन में फेलियर देखने को मिला, तो ज्यादा यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, एलोकेशन की बात नहीं कर रहा। ज्यादा पैसा यूटिलाइज हुआ कहां? सब्सिडी में। और कम पैसा यूटिलाइज हुआ किसके अंदर? जो ग्रोथ एनहांसिंग स्पेंडिंग थी, जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, या फिर मान लो लॉन्ग टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट वाली बात, चाहे उसका एजुकेशन है, उसका हेल्थ है। तो कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज नाउ अकाउंट फॉर एन इंक्रीजिंगली लार्ज शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर। के एक तो जो लोन चुका रखे थे, सॉरी लोन उठा रखे थे, नॉट चुका रखे थे, लोन उठा रखे थे, उसके ऊपर जो ब्याज जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है, एंड जो आप सब्सिडी दे रहे हो, वो जो है अच्छा खासा आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। लिविंग लिमिटेड के फिर डेफिनेट सी बात है कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के लिए आपके पास पैसा जो है वो कम बचेगा, यू विल बी लेफ्ट विद लेस मनी फॉर दैट स्पेंडिंग, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंट। और समय के साथ साथ ओवर टाइम क्या होगा? दिस वीकन्स द फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ व्हाइल प्रिजर्विंग शॉर्ट टर्म प्रायोरिटीज। ठीक है जी। चलो फिर आगे क्या बात कर रहे हैं? अनाउंसमेंट्स विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। के अनाउंस तो कर दिया बट इम्प्लीमेंटेशन में उतरा क्या? तो कहते प्रॉब्लम जो है इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेंडिंग, इट एक्सटेंड्स। कहां? इट एक्सटेंड्स टू द वेरी आर्किटेक्चर ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स, जिस तरीके से वो डिजाइंड होती हैं। कैसे? कहते हैं कि सरकार जो है, गवर्नमेंट ब्रिंग्स आउट अ डॉक्यूमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट्स अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट ईयर्स बजट, है ना। तो इसमें कहते हैं कि वही जहां एक तरफ डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिटेल में दिखाई देती हैं, जो उसकी एक बहुत चौंकाने वाली या कह लो महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग निकल के आती है कि ऑलमोस्ट कोई भी फ्लैगशिप स्कीम जो अनाउंस की गई लास्ट ईयर, उसने फुल इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंच ही नहीं पाई। वो फुल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पहुंच ही नहीं पाई। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली जो है आप 100% जो है उसमें नहीं अचीव कर पाए। और कहते हैं रीजन मोस्टली रिमेन स्टक इन कंसल्टेशंस, या फिर ड्राफ्ट गाइडलाइन, या फिर कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल में फंसी हैं, या किसी कमेटी के पास जो है कोई रिपोर्ट के चलते वो, या कमेटी जो है उसको स्टडी कर रही है, या फिर पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है। पायलट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? के लिमिटेड लेवल पे जो है उसको उतारा गया है, फुल स्केल इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका नहीं किया है, पूरी फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। सो वेरी फ्यू हैव ट्रांसलेटेड ऑन ग्राउंड इनटू ऑन ग्राउंड डिलीवरी। एंड कहते हैं कि ऑलमोस्ट नन, तकरीबन कोई भी जो है ऐसी नहीं है जहां पे हम ये बोले आर एट अ स्टेज वेयर आउटकम्स आर और आउटकम्स कैन बी इवैल्यूएटेड,
कि वो इतना जमीन पे इम्प्लीमेंट होने के बाद उसमें थोड़ा आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस करेगी, तभी तो उसकी कुछ आकलन होना पॉसिबल होगा कि उसको इवेल्युएट किया जाए कि किस प्रकार से जमीन पे ऑन ग्राउंड जो है वो काम कर रही है स्कीम। ठीक है, और तभी जो है उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट तभी को तो आप कर पाओगे जब आप इवेल्युएट करोगे, देखोगे कि स्कीम पॉलिसी जमीनी स्तर पे जाके किस प्रकार से जो है वो काम कर रही है। ठीक है, चलो, तो कहते हैं इन इफेक्ट बजट क्या बन गया है, एक कैटलॉग बन गया ऑफ इंटेंशंस। कैटलॉग क्या होता है दोस्तों, ये जो जैसे वो देखते नहीं कैटलॉग, किताबों का कैटलॉग के भाई ये किताबें जो है एक पब्लिशर छापता है, मतलब एक मेन्यू समझ लो। ठीक है, जैसे मेन्यू होता है रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हो ना खाना खाने, तो उसमें जैसे मेन्यू होता है, तो कहते हैं सरकार के इंटेंशन का एक मेन्यू बन के रह गया रादर देन अ रोड मैप फॉर डिलीवरी। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन में तो आपकी ढंग से उतर नहीं पा रही है। चलो फिर आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, सॉरी ये हमने कहाँ तक देख लिया, हाँ यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट कहते हैं फ्रॉम फिस्कल प्लानिंग, कि फिस्कल प्लानिंग से फिस्कल सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब क्या हुआ, देखो दोस्तों, इस बार भी जब बजट आया तो शुरू शुरू में क्या हल्ला मचाया लोगों ने, पागल हो गए लोग कि मार्केट्स जो है वो क्रैश कर रही हैं, मार्केट फॉल कर रही है, सेंसेक्स जो है वो गिर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि फिस्कल प्लानिंग तो बाद की बात हो गई, ये फिस्कल सिग्नलिंग ज्यादा आगे आ गया। तो कहते हैं टुगेदर, ये जो हम ऊपर टेबल्स देख के आए थे वो एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी क्या सुना रहे हैं कि बजट जो है वो ज्यादा और आगे चलते चलते मतलब और इंक्रीजिंगली परफॉर्म कर रहा है एक सिग्नलिंग का फंक्शन। किस किस को भैया, मार्केट्स को। ये जो हमने बात करी कि मार्केट्स देख रही हैं वो इंस्टेंटली, अरे सुन तो लो पूरा, इमीडिएटली इंस्टेंटली तुम जो है उसमें बाइंग सेलिंग में लग गए, जिसके चलते मार्केट उठ रही है, गिर रही है, वो सब चल पड़ा। पूरी सुन तो लोग क्या है क्या नहीं है, कैसे किस प्रकार से जो है ना। अभी बजट स्पीच अभी पूरी भी नहीं होती, उससे पहले ये सिग्नलिंग के चलते जो है चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं ऑथर के एक तो मार्केट्स को, दूसरा ये वोटर्स कि भैया इलेक्शन है। अब देखो ना कि जैसे जिस स्टेट में इलेक्शन होगा आपको, तुम्हें दिख जाएगा कि यूनियन बजट में वहां पे जो है एलोकेशन की बात हो जाएगी, वहां टैक्स ब्रेक्स की बात हो जाएगी, वहां कुछ कह लो कुछ सब्सिडीज की बात हो जाएगी, या वहां कुछ पैसे के एलोकेशन की बात हो जाएगी। तो वोटर्स को सिग्नलिंग और अदर स्टेक होल्डर्स रादर देन, ऑथर कहते हैं कि ये सिग्नलिंग हो रही है रादर देन एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई साहब ये रही सरकार, ठीक है, ये जनता से पैसा इकट्ठा हुआ था, चाहे वो टैक्स में आया था, या वो डेट में आया था, या वो डिस इन्वेस्टमेंट करके आया था, या वो प्रॉफिट्स में आया था आपके पीएसयूज के थ्रू। अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से आ रहा है, चैनल होके जनता से, ठीक है, लोगों से। और वो स्पेंड भी उस हिसाब से होना चाहिए फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट के, आप ऐसे करें, है ना। तो एक ये बाइंडिंग फिस्कल कॉन्ट्रैक्ट, ये पैसा यहाँ पे स्पेंड होने के लिए आया और ये प्रॉपर एग्जीक्यूशन में भी उतर के गया। तो कहते हैं ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो एलोकेशन जो है वो अनाउंस की जाती हैं बड़े पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली, नोइंग के अंडर स्पेंडिंग जो है ऑन कॉम्प्लेक्स स्कीम्स, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बाद में एज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। और दूसरी तरफ ओवर स्पेंडिंग जो आप करते हो सब्सिडीज पे, उसको ट्रीट किया जाता है कि भाई ये तो अनअवॉइडेबल है, दाम बढ़ जाता है या डिमांड ज्यादा उसमें आती है, तो डिमांड ड्रिवन है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। चलिए फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं ऑथर्स, और कहते हैं कि रिक्लेम करने की जरूरत है बजट के पर्पस को। कैसे? कहते हैं जब इफ द बजट इज टू रीगेन, अगर बजट को अपनी रेलेवेंस को रीगेन करना है ट्रू सेंस में, इट मस्ट मूव बियॉन्ड अनाउंसमेंट्स एंड अकाउंटिंग अरिथमेटिक। के अनाउंसमेंट और जो उसका जो पूरा लाभ लश्कर और उसका जो सिग्नलिंग जो है ना, वो सिग्नलिंग से हमें थोड़ा दूर लेके जाना पड़ेगा, इसको उससे आगे लेके जाना पड़ेगा। स्कीम अनाउंसमेंट जो है वो जुड़ी होनी चाहिए क्लियर इम्प्लीमेंटेशन रेडीनेस के साथ, कि हम ये अनाउंस कर रहे हैं स्कीम, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है शुरू हो सकती है। रियलिस्टिक टाइमलाइंस, के रियलिस्टिक मतलब कि ठीक है थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है एक टाइमलाइन हो कि हाँ ठीक है, इस मंथ तक, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, या इतने क्वार्टर तक इतनी जो है स्कीम आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन में अपना इफेक्ट दिखाएगी।
एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर परसिस्टेंट अंडर स्पेंडिंग, के जहां जहां जिन विभागों में जो उत्तरदायी थे इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, और लगातार वो क्या कर रहे हैं, जितना पैसा एलोकेट हुआ था उतना स्पेंड नहीं कर रहे, अंडर स्पेंड कर रहे हैं, तो फिर उनकी जवाबदेही जो है वो तय की जाए। तो कहते हैं इवेल्युएटिंग बजट्स बाय वेयर स्कीम्स सिट in the implementation pipeline and not just by headline allocation would be a meaningful first step। कि आप यहाँ से allocation, यहाँ से evaluation करो कि execution में जो है कौन सी चीज कहाँ पे बैठती है जाके, कि जब execution की बात आई तो जिस स्कीम की आपने बड़े बढ़ चढ़ के बात की थी, है ना, जैसे आवास योजना या जल जीवन मिशन या स्वामित्व स्कीम या कोई भी स्कीम, तो आप देखिए एग्जीक्यूशन में कहां पे स्टैंड करती है, वो जो है मीनिंगफुल पहला स्टेप होगा। एंड रियल क्वेश्चन हैज मूव्ड अवे फ्रॉम फिस्कल कंसोलिडेशन, इससे आगे चला गया रियल क्वेश्चन टू वेदर इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ रीप्रियोरिटाइजेशन ऑफ कमिटमेंट्स, कि आपने वहां पे क्योंकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम करते गए आप, जिसके चलते जो है आपका ये फिस्कल कंसोलिडेशन तो हो गया, आपके डेट्स तो आपने कम कर लिए, या आपका जो फिस्कल डेफिसिट था वो तो आपने कम कर लिया, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? अगर उस कॉस्ट में रीप्रायोरिटाइज किया गया है और रीप्रायोरिटाइज करके डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट वाला एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एक्सपेंडिचर से आपने उसको सब्सिडीज में घुसा दिया, ठीक है, तो फिर ये सही चीज नहीं है। ठीक है, तो रियल क्वेश्चन ये बनता है एज पर दी ऑथर्स। फिर कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट अप्रूव्ड एलोकेशन जो है वो बाइंड नहीं करती एग्जीक्यूटिव को, अगर बजट अनाउंसमेंट ट्रैप होके रह जाती हैं सरकारी प्रोसेसेस के अंदर, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर या रेड टेपिज्म के अंदर, तो फिर कहते हैं कि यूनियन बजट जो है वो इट रिस्क बिकमिंग अ रिचुअल, कि वह रिचुअल है, हर साल करना है, और रादर देन अ रूल बुक। ठीक है, तो एंड इफ दैट इज द केस, अगर ऐसा केस है तो भाई हमें एक सवाल पूछना बनता है कि फिर बजट, इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या रह जाता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस एट ऑल। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे अच्छी खासी बातें की गई हैं, इसमें आप चीजों जो है ना यू कैन पिक फॉर योर मेंस। ठीक है, बहुत अच्छा रेलेवेंट डेटा के साथ आप ये दिखा सकते हो कि किस प्रकार से जो है एलोकेशन के टाइम पे एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसके बीच में जो गैप दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा दूसरा रेलेवेंट एडिटोरियल आपके अकॉर्डिंग, और ठीक है ये जो हमने डिस्कस कर लिया। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल रुद्रनॉमिक्स, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।